चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। ये 47 नंबर क्या कहता, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। तो यहाँ एक चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, गोलन हाइट्स का आंसर जो बी दिखता है आंसर वही है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ये मध्य पूर्व एशिया ना हो करके इसे मध्य पूर्व विश्व कह सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा व्याख्या कर दूं। व्याख्या तो सबसे पहले दो स्तर पर मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले ये मध्य पूर्व क्या है इसके बारे में चर्चा कर दूं। संपूर्ण विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो जो मध्य का जो भाग है, ठीक है, तो मध्य का जो अफ्रीका का जो पोर्शन आता है और यूरोप का पोर्शन आता है और एशिया खास करके जो ये जो पोर्शन आता है अरब कंट्री का जो पोर्शन आता है, ये मध्य विश्व के नाम से जाना जाए। मध्य को भी अगर दो भाग करेंगे, पूर्व और पश्चिम, तो पश्चिम तो अफ्रीका और यूरोप के भाग में चला जाएगा, लेकिन अगर पूरब के रूप में कहेंगे तो पश्चिम एशिया आएगा। इसका दूसरा नाम होगा पश्चिम एशिया कर सकते हैं। तो पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व विश्व के नाम से यह जाना जाता है। यह सवाल यूपीएससी में भी पूछा जा चुका। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि गोलन हाइट्स जो है ये सीरिया का भाग था। 1967 में इजराइल ने इस पर युद्ध के दौरान इस पर कब्जा कर लिया, तब से इजराइल का हिस्सा है। इजराइलियों का यह मानना है कि उसका जो मूल जो धर्म है यहूदी धर्म, उनके प्रमुख जो देवता हैं हजरत मूसा, उनको यहीं पर दिव्य ज्ञान मिला। यानी धार्मिकता के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि वो इजराइल उसको अपना अंग मानता है। 1967 से लेकर आज तक वो इजराइल के भाग है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो सीरिया अपना अभी भी दावा कर रहा है, लेकिन मामला अभी भी इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा तय नहीं हो पाया। तो ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है। तो यानी ध्यान में रखना पड़ेगा, संसार का सबसे बड़ा अगर जनसंख्या वाला मरुस्थल कहा जाएगा तो देखिए क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो सहारा आता है, ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सहारा आता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि थार का स्थान बहुत कम आता है, क्योंकि सहारा के बाद दूसरा स्थान आता है आपको ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम लोग चर्चा करें तो जन घनत्व के दृष्टि से थार मरुस्थल की चर्चा हो सकती है, लेकिन जब आप जनसंख्या, चूंकि यह जो सहारा मरुस्थल है लगभग 13 देश इससे संबंधित है, 10 से 13 देश के आसपास, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, इसलिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह सहारा मरुस्थल ही आंसर माना जाएगा प्रश्न के नेचर के अनुसार। इसको थोड़ा सुधारा जा सकता है। हाँ, नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है वो कौन है। तो शुष्क क्षेत्र के रूप में अगर हम लोग चर्चा करें तो अटाकामा मरुस्थल सबसे ज्यादा। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, यह दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत के पास है, चिली के उत्तरी हिस्सा में। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो अमेरिका का जो डेथ वैली है उससे भी 50 गुना ज्यादा शुष्क है, एक पहलू। दूसरे पहलू जो कहा जाता है, गर्मी के दिन में यह काफी शुष्क हो जाता है, यानी आर्द्रता नहीं रहता। कारण क्या है कि गर्मी के दिनों में यहाँ अल्नीनो का इफेक्ट होता है, अल्नीनो के कारण यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा जाड़े के दिनों में यहाँ हम्बोल्ट नामक गर्म ठंडी जलधारा जाती है, हम्बोल्ट या पेरुवियन कर सकते हैं, इसके कारण भी यह शुष्क है। तो अटाकामा मरुस्थल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ देखिए ये घास का मैदान है। घास का मैदान दुनिया में दो है, एक उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट। तो उष्ण कटिबंधीय में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में दो नाम आता है। अगर अमेजन के उत्तर में चलेंगे तो अमेजन के उत्तर में कोलंबिया ब्राजील, उत्तरी ब्राजील के आसपास आएंगे तो वो उसका नाम है लानोज। अमेजन के दक्षिण में आएंगे उसका नाम हो जाता है कैंपोस, लानोज और कैंपोस। अगर वही अफ्रीका में आ जाएंगे, सेम बेल्ट पर अगर आ जाएंगे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में इसका मध्य अफ्रीका में इसका नाम हो जाता है सवाना। और अगर यही ऑस्ट्रेलिया में अगर आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में नाम इसका रहता है
पार्कलैंड ये उष्णकटिबंधीय है, ये टेम्परेट ये सॉरी ट्रॉपिकल है। अब टेम्परेट के बारे में चर्चा मैं कर दूं। टेम्परेट यानी कि उत्तरी अमेरिका को देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में पेरी, मध्य एशिया या रूस के पास देखेंगे ये स्टेपी, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे, अर्जेंटीना के पास इसी का नाम हो जाता है पम्पास। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इसका नाम होता है बेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे तो इसका नाम हो जाता है डाउन्स स्थान है। और अगर ये न्यूजीलैंड की अगर चर्चा करें तो वहाँ नाम होता है कैंटरबरी जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसे आंसर बेल्ट ही होगा यहाँ, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 51 को नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा है? तो खैर देखिए, ये नक्शा के दृष्टिकोण से देखना होगा, मानचित्र के आधार पर चलेंगे तो भूमध्य सागर, चूंकि भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका के मध्य में और एशिया के पश्चिम में है। चूंकि जब यूरोप से जो भारत में आते हैं लोग, तो यूरोप से सबसे पहले भूमध्य सागर में वहीं पर सुएज नहर बना, और सुएज नहर से लाल सागर होते हैं, अरब सागर पहुंचते हैं। तो ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ जो पोर्शन पे हम लोग कहते हैं, तो इसमें लेबनान की सीमा टच होती है, ठीक है, सीरिया की सीमा टच होती है, जॉर्डन की सीमा टच नहीं होती है, और इराक नहीं। चूंकि देखिए यहाँ पर एक देश है ये इजराइल से सीमा टच होती है भूमध्य सागर का, और इजराइल के पूरब में जॉर्डन भी है, पूरब में इराक भी। इसलिए आंसर 3 और 4 के दृष्टिकोण से सी होगा, यानी केवल 3 और 4। 52 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, निम्नलिखित में देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंडलॉक्ड ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। यह देश का विकास ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि समुद्री मार्ग नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज़्यादा समुद्र से होता है। अगर आपका घर है और घर के पास सड़क नहीं है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आपका विकास अवरुद्ध होगा। यही स्थिति देशों के साथ है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है स्थल आबद्ध देश जिसको कह सकते हैं, स्थलरुद्ध जो देश है वो आपको मंगोलिया पड़ता है। कुछ लोग कजाकिस्तान का भी नाम लेते हैं, लेकिन कजाकिस्तान के साथ क्या है कि जस्ट बगल में उसकी एक सागर है और कैस्पियन सागर है, इसीलिए उसको नाम कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नाम नहीं लेते हैं। तो विवाद का विषय, लेकिन अधिकांशतः लोग कजाकिस्तान को स्थल आबद्ध की संज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन मंगोलिया विश्व का सबसे बड़ा और ये जो क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका से, और दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश ऐसा है जो कि स्थल आबद्ध है। एक का नाम है बोलिविया और दूसरे का नाम है पराग्वे। तो बोलिविया, पराग्वे, बाकी सबका समुद्र है। तो आंसर चूंकि पराग्वे नहीं दिया हुआ है और इसीलिए आंसर ए केवल होगा, जबकि पराग्वे देता है तो 2 हो जाता है, मात्र 2 ही है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन का, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से कौन जाना जाता है? ये भौगोलिक उपनाम के नाम से काफी प्रसिद्ध है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से ये श्रीलंका जाना जाता है। इसका कारण क्या है, इसकी चर्चा नेट पर भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। कोशिश होगी कि ये उपनाम, भौगोलिक उपनाम को लेकर के भी व्याख्या कराई जाए। 54 नंबर क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत के रूप में आ जाए क्वेश्चन के नेचर या पूरा आंसर तो नदियां ही मान सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सागरीय लवणता, एक सागर में लवणता कहाँ से आती है? तो ज्वालामुखी का जो राख आता है, उल्का पिंड जो मेटेओर्स जो ऊपर से गिरता है, फिर वर्षा जो होती है, वर्षा के साथ जो नदियाँ जो है, तो वहाँ जो स्थल का जो चट्टानी भाग है और इसके बाद जो अन्य जीवाश्म जो है वही बह करके आगे की ओर सागर के पास जा करके महासागर में जाके गिरती है। इसे सागरीय लवणता के रूप में इसको मान सकते हैं। नदियाँ भी लेकर के लवणता जाती है। कई लोग यहाँ सहमत नहीं होंगे क्योंकि उनका कहना है कि नदी के किनारे जो है ना, नदी किनारे लवणता कम जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नदी का जो अवसाद है वो अवसाद समुद्र में जो फैलता है तो लवणता को लाने में इसका योगदान होता है। और दूसरी बात जो आप लोग सोचते हैं, वहाँ पर लवणता अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, चूंकि मीठा पानी भी आता है। लेकिन लवणता यहाँ चूंकि लाने में कौन कौन है, तो नदियाँ भी हैं, पवन भी है, कुछ भूमि भी है, ज्वालामुखी राग भी, सभी होगा। लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से कहा जाए तो नदियाँ ही है, क्योंकि स्थल पर जितने भी जीवाश्म है उसको नदियाँ ही स्थल से लेकर समुद्र में पहुँचाती है। 55 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए,
किस निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा लवणता जो है तुर्की के वान सागर में, सबसे ज्यादा लवणता तुर्की के वान सागर में, ठीक है, जहां 330 ग्राम प्रति लीटर लवणता। दूसरा स्थान है मृत सागर 240, 330 240 ध्यान में रखना है। वान में 330 है और इसमें 240 है। तीसरा स्थान जो आता है ये आता है आपका अमेरिका का जो ग्रेट साल्ट है 220। ये समझ गए? सबसे कम कहाँ था, इसी को टिप्पणी मैं कर रहा हूं, सबसे कम कहाँ है? तो ये जो है बाल्टिक सागर के पास जो बोथनिया की खाड़ी आती है, तो बाल्टिक सागर में मात्र 2 ग्राम है। यहाँ वान झील में 330 है, मृत सागर में 240 है और वहां जो है मात्र 2 ग्राम है। दूसरी सवाल इसमें से एक है कि सर्वाधिक खारा जो है सागर कौन है? तो कैस्पियन सागर तो सर्वाधिक खारा भी है, सबसे व्यापक भी है। फिर चले 56 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग उत्तर दे दें। कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? देखिए कांगो नदी का क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो दोनों को एक साथ हम यहाँ जोड़ के बताना चाहेंगे कि कांगो नदी का इंपॉर्टेंस के बारे में ध्यान रखेंगे। एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है। कांगो के बारे में एक और विशेषता है, एक मिनट, हाँ, कांगो के बारे में एक और विशेषता को ध्यान में रखेंगे। जबकि एक है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार क्रॉस करती है, जबकि कर्क रेखा के बारे में जब शब्द आता है वहाँ माही नदी की चर्चा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम चर्चा कर दें आपको कि यह जो है खास करके नाम है, कांगो का नाम जायरे भी है। यह देखिए अफ्रीकी रिफ्ट घाटी से होकर अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। यह संपूर्ण अफ्रीका का 13% है। लगभग यह 4700 किलोमीटर लंबी है। भारत की कोई नदी इतनी लंबी नहीं है। अगर सिंधु भी कहेंगे तो 2880 ही है। ब्रह्मपुत्र भी जो है 2900 किलोमीटर, तो देख लेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। गंगा के बारे में भी कहा जाए तो 2600 ही है, ये 4700, तो समझ सकते हैं कि गंगा के तुलना में जस्ट ये दुगना कर सकते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है लंबाई के दृष्टिकोण से अफ्रीका की यह दूसरी लंबी है। चूंकि लंबाई के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, तो दूसरा स्थान कांगो है। ठीक है, लेकिन अगर जल प्रवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा अमेजन है, तो दूसरा सबसे बड़ा जल प्रवाह जो है ये कांगो के बारे में ही है। और कांगो के बारे में एक और है स्टैनले और लिविंग स्टोन। स्टैनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है कांगो नदी पर ही है। इसका नाम दूसरा नाम जायरे नदी भी कहा जाता है। अब सवाल नेक्स्ट है, महावेली गंगा एक नदी है कहाँ? तो महावेली एक शब्द भी आता है, बड़ा चर्चित शब्द आता है। यह जो है यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, 335 किलोमीटर लंबी है और 20% श्रीलंका के भाग में बहती है। तो इसलिए श्रीलंका की सबसे प्रमुख नदी महावेली नदी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 58 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? किम्बरले हीला का है, विटवाटरसरैन सोना का, कटांगा तांबा का जो जायरे में पड़ता, सार जो है लव एस के लिए है। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। विटवाटरसरैन, किम्बरले हीरा, कटांगा, तो हाँ, सार जो है और वेस्टफैलिया जो है कोयला के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो जर्मनी के हिस्से में माना जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड है, तो जॉर्ज है। देखिए नदियां जो ऊपर से नीचे गिरती हैं तो सबसे पहले भी आकार की घाटी बनाती है, और अगर ऊंचाई से गिरेगी तो वह जो है वो डीप भी बनाती है, जिसको भी आकार की घाटी के साथ हम लोग गॉर्ज कहते हैं। लेकिन जब और गड्ढा बनाती है लगभग आई शेप के रूप में ले लेती है, आई जो इंग्लिश का वर्ड है, आई शेप जब ले लेती है तो उसको हम लोग कैनियन कहते हैं। तो ग्रैंड कैनियन जो है एक महाखड्ड है, और दुनिया में सबसे गहरा जो कैनियन जो है वह जो अटलांटिक महासागर में गिरती है ग्रैंड कैनियन है। कोलोरेडो नदी जो अमेरिका में वही बनाती है। और यह जो है 1.5 किलोमीटर गहरी है। भारत में देखिए कोई नदी कैनियन नहीं बनाती है, नदी बनाती भी है तो गॉर्ज ही बनाती है। गॉर्ज यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं
कि 500 से 600 के आसपास मीटर होगा। ये लगभग 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट हम लोग चलें, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए संसार का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वेनेजुएला में करोनी नदी, करोना वर्ड है तो करोनी नदी पर एंजिल जलप्रपात है। करोनी नदी पर एंजिल जलप्रपात है, ठीक है। 970 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। भारत में अगर देख लिया जाए तो जोग जलप्रपात 255 के आसपास, तो भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो ये जो एंजिल जलप्रपात है और दूसरा जो है टूगेला है। तो यहाँ सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? साल्टो एंजिल जो है, ये शब्द नहीं सही है, इसलिए इसमें हम लोग मान सकते हैं एंजिल जलप्रपात है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 61 का क्वेश्चन पर हम लोग आ जाए तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को देखिएगा, चूंकि हिंद महासागर के यानी अरब सागर, इसके बाद लाल सागर आता, तो वहां पर बाब अल मडदेव है, जो इसी के बाद से आप देखेंगे सुएज नहर की शुरुआत होती है, उसके ऊपर जाता, जो हम लोग सुएज नहर को पार करके भूमध्य सागर में जा सकते हैं। तो बाब अल मलदेव करके हैं, ये अच्छी चर्चा है। होर्मुज का स्थान जो देखेंगे ईरान के पास है। मलक्का का जो स्थान है मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य है, इन सिंगापुर के पास है। अब बोस्फोरस का जो भाग है काला सागर से लेकर भूमध्य सागर के मध्य, इसलिए बाब अल मंडेव की संज्ञा दे सकते हैं। और 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये देखिए 5 अनुक्रम है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद संताप मंडल है, उसके बाद जो है मध्य मंडल आता, मध्य मंडल के बाद ताप या आयन मंडल आता है, उसके बाद ही बड़ी मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर है मेसोस्फेयर या मध्य मंडल, उसके ऊपर ताप मंडल या आयन मंडल या आयनोस्फेयर है, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर या बड़ी मंडल है। तो 62 के आसपास का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के पास हम लोग चलें। 63 का है, किस वन क्षेत्र में किसी एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर एक सवाल है, फैक्ट मैंने यहाँ कलेक्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा फैलाव जो है शीतोष्ण शंकुधारी वन के बारे में कहा जाता है। उसके बाद कुछ और चर्चा ले लीजिए। तो विश्व वन का ये जो है शंकुधारी के बारे में, शंकुधारी यानी कोनिफेरस की जो चर्चा होती है, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा होती है, शीतोष्ण में भी आती है। ये संपूर्ण विश्व का लगभग, संपूर्ण विश्व का यानी विश्व वन का 9.9% है। विश्व भूमि क्षेत्र का 30% भाग पर विस्तारित है। विश्व धरती का 80% वनस्पति इसी को माना जाता है। और इसमें जो कहा था जीव जंतु का प्राथमिक उत्पाद जो होता है 75, 3/4 हिस्सा इसी का, ये काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आप समझ लीजिए वनस्पति की चर्चा थोड़ा सा व्याख्या कर दूं। मोटे तौर पर वनस्पति को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो एक का नाम है उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन, इसी के अंतर्गत आता विषुवतीय वर्षा वन और मानसूनी, यानी भारत का मानसूनी वन इसी के अंतर्गत आता है। और विषुवतीय वर्षा वन जो है इसी के अंतर्गत आता है। विषुवतीय वर्षा वन में जो वन होते उसी को सेल्वास खास करके ब्राजील में कहा जाता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट जो है कठोर लकड़ी का पर्णपाती यानी पत्ता जो गिराता उसका बनाता। और तीसरा शीतोष्ण का मुलायम लकड़ी का कोनधारी वन। ध्यान रखेंगे उष्ण कटिबंधीय का कठोर लकड़ी के वन थे, शीतोष्ण में एक कठोर भी है और दूसरा मुलायम भी है। तो मुलायम के बारे में कहता है मुलायम लकड़ी ज्यादा उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता का स्तर पर देखेंगे कि विश्व जो लट्ठा, बड़े बड़े जो लठ जो तैयार होते हैं जिसको चीर करके फर्नीचर का निर्माण होता है, 67% जो लठ है इसी का है। यानी 2/3 लठ जो विश्व को होता है मुलायम लकड़ी के ही कोंदारी वन में है। दूसरा है विश्व लकड़ी जो सामान्य लकड़ी जो जलावन या अन्य टोटल चीज पर अगर यूज किया जाए तो 50% अकेले थे। 3 प्रकार में 50% ये अकेले है, ठीक है। इसके बाद कहा था विश्व कोंधारी वन का लगभग जो है घनत्व के दृष्टिकोण से देने, विश्व कोंधारी वन का 45% जो हिस्सा जो आता है रूस में आता है।
सबसे ज़्यादा रूस में ही है। और रूस में जो खास कर साइबेरिया में उसका यहाँ नाम है बोरियल। एक वर्ड हमने कहा था सेल्वास, और यहाँ इसका नाम है बोरियल। तो सेल्वास खासकर अमेजन के वनों को कहते हैं, और बोरियल जो है यानी बोरियत जो शब्द आता है उसे बोरियल जो शब्द है वह जो है ऑलरेडी जो खास करके साइबेरिया का जो वन है उसको कहा जाता है। और विश्व का सर्वाधिक सघन कोनधारी वन है, अगर सघनता के दृष्टिकोण से, अगर डेंसिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलास्का में पाया जाता है। तो खैर चलिए ये क्वेश्चन था। इसके बाद आता एल नीनो बनता है। तो एल नीनो के बारे में देखिएगा, इसकी दो फीचर को याद रखिए। एल नीनो जो है एक गर्म अस्थायी जलधारा, गर्म भी है अस्थायी जलधारा, और यही एल नीनो से केवल भारत का मानसून ही नहीं वैश्विक स्तर पर मौसम प्रभावित होता है। और कहा जाता है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि यह कहीं सूखा लाता है तो कहीं बाढ़ लाता है। तो एल नीनो अस्थायी है, जो कहाँ है, पेरू तट के बगल से, और इसके चलने से खास करके देखेंगे जब ये प्रवाह में आ जाता है तो हमबोल्ट की जलधारा वो दब जाती है और यही धारा आगे प्रवाहित होती है। तो यह जो है पेरू के तट पर है, खास करके चिली के पास जो है, चिली पेरू के पास है, इसीलिए प्रशांत महासागर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 65 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे, हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हैलोफाइट्स किसकी अच्छी वृद्धि करते हैं? तो हैलोफाइट्स के बारे में ध्यान रखेंगे, कुछ शब्द को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार की वनस्पति क्या है। नमकीन क्षेत्रों में जब वनस्पति होता है तो उसको हैलोफाइट्स कहते हैं। आर्द्रता वाले ह्यूमिडिटी वाला में हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। और यदि जल प्रावित क्षेत्रों में यानी जल जहाँ वाटर लॉजिंग ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। उसी तरह उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शीत में भी है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वनस्पति आता है उसको ट्रोपोफाइट्स कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय में जो वनस्पति आता है उसको मेसोफाइट्स कहते हैं। और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जो होता है उसको क्रायोफाइट्स कहते हैं। इसके अलावा दो फाइट्स और की चर्चा होती है, कठोर चट्टानों पर जो होती है, पत्थरों पर, तो इसको लिथोफाइट्स कहते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो होता है उसको जीरोफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे वर्ड के दृष्टिकोण से कि चूंकि क्षारीय मृदा में काफ़ी ज़्यादा नमकीनपन रहता है, लवणता काफ़ी रहती है, इसलिए आंसर होगा क्षारीय मृदा। इसके बाद आए 66 नंबर क्वेश्चन पर कि एस्किमो, मसाई, बद्दू और बुशमैन कहाँ है। तो बुशमैन देखेंगे, बुशमैन के बारे में ध्यान रखेंगे। आंसर तो सी दिया हुआ है, पहले मिला लेता हूँ। एस्किमो जो है खास करके जो बर्फ में का जो मकान होता है इग्लू, उसमें रहते हैं। और एस्किमो का अलग उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में इसको एस्किमो कहते हैं। लेकिन जब यही यूरोप में जाएंगे उसको लैप्स कहते हैं, लैप्स है LAPS। लेकिन जब हम रूस में चले जाते हैं, वही उत्तरी गोलार्ध में रूस में जाते हैं, उसको सोमाइट्स कहते हैं। तो एस्किमो जो है इस डिस्ट्रिक्ट से केन्या में आता है, यानी A का 3 में। इसके बाद आता है कि बद्दू, अरब का जो बद्दू जो है पशु चारण जो करते हैं, तो सऊदी अरब का बद्दू यानी C का 2। इसके बाद आता है बुशमैन, कालाहारी जो मरुस्थल है, कालाहारी के पास बुशवाना जो है वह जो है आपको बुशमैन वहाँ है। तो D का 1 है। अच्छा, एक मसाई जो है, मसाई जो खास केन्या के बारे में कहा था, केन्या की जनजाति जो स्थानीय जनजाति है उसे मसाई कहते हैं। तो इसलिए आंसर C ही होगा। इसका दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान। दूध उत्पादन के बारे में देखिए कुछ फैक्ट्स है, बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर तो खैर भारत है, दूसरा स्थान अमेरिका है, लेकिन कुछ अन्य तथ्य भी है। अन्य तथ्य यह है कि दूध उत्पादन में कुल दूध के मामले में भले ही भारत स्थान प्रथम है, लेकिन प्रति पशु के अगर दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा तो नीदरलैंड या हॉलैंड सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा एक और भी है, यूरोप में जब आते हैं डेनमार्क का भी बातें आती है कि उसके कुल जो एक्सपोर्ट होते हैं उसका दूध उत्पाद का हिस्सा 3/4 है, 75% जो है दूध उत्पाद का ही होता है डेनमार्क का। उसी तरह कैडबरी सब चीज़ चर्चा होती है, उन्हीं एरिया से आते हैं। इसके अलावा आता है न्यूजीलैंड का भी योगदान आता है। न्यूजीलैंड दो मुद्दे पर बहुत ज़्यादा है, दुधारू गायों का सर्वाधिक घनत्व, जो खास करके दूध देने वाली जो गाय उसका सर्वाधिक जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो न्यूजीलैंड में है। और दूसरा जो है मक्खन निर्यात में अग्रणी, मक्खन जो निर्यात में जो अग्रणी आगे हैं वह जो है न्यूजीलैंड ही है।
नेक्स्ट है चिकी कामाए कमाटा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यह स्थान है चिली में, और चिली का जो स्थान जो है वो ऑलरेडी तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और कहा जाता है विश्व में सबसे बड़ी तांबे की खान यही है। तांबे की सबसे बड़ी खान आपका यही है, चिक्कीकामाटा में ही है। इसके बाद कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया का किस प्रांत में? तो कुलगार्डी और कालगुरली दो ऐसे स्थान हैं, कुलगार्डी और कालगुरली दो ऐसे स्थान हैं जहां सोने की प्राप्ति होती है, और जो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तस्मानिया जिसकी राजधानी होबार्ट है, और दूसरा जो है कैनबरा। लेकिन 6 उसके प्रांत है, और प्रांत बड़ा अच्छा देशांतर के स्तर पर उसको वर्गीकरण पश्चिम से 103 भाग ऊपर से बांध लीजिए। तो सबसे पश्चिम में जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो आता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी पर्थ है। यहीं पर जो स्थान है कुलगार्डी और कालगुरली दोनों स्थान हैं। दूसरा आता है जो मध्य में है तो उसको ऊपर के हिस्सा को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी डार्विन, और दक्षिण में आइएगा तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी एडिलेड से डॉन ब्रैडमैन जुड़े हुए हैं। फिर पूरब की ओर आएंगे तो पूरब की ओर 3 आते हैं। तो सबसे ऊपर जो है क्वींसलैंड है, एलन बॉर्डर जो है क्वींसलैंड से जुड़े हुए हैं। इसके नीचे जस्ट आएंगे तो न्यू साउथ वेल्स आते हैं। तो न्यू साउथ वेल्स में जो है उसी की राजधानी सिडनी है, और क्वींसलैंड की राजधानी जो है ब्रिस्बेन है। उसके जस्ट क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स के नीचे आप देखेंगे तो एक और प्रांत आता है जिसका नाम है मेलबोर्न, जिसकी राजधानी मानी जाती है विक्टोरिया प्रांत है। तो इसलिए आंसर वेस्टर्न है। और सोने के बारे में एक चर्चा और मैं कर दूं, सोने का सर्वाधिक भंडार जो है और उत्पादन भी जो है दक्षिण अफ्रीका में है। वहाँ सबसे प्रमुख जोहान्सबर्ग माना जाता है। यही जो है रैंड पहाड़ी और बिटवाटर्स रैंड पहाड़ी या बिटवाटर्स रैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चंस के रूप में आए तो कहाँ विश्व का सर्वाधिक प्रमाणित तेल भंडार है? देखिए एक पिछले बार का सवाल था, उसी सवालों को मैं यहाँ ले रहा हूँ। वेनेजुएला नंबर 1 पर है, ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला नंबर 1 पर, सऊदी अरब नंबर 2 पर, कनाडा नंबर 3 है। यानी वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब, कनाडा तीसरा है, ईरान चौथा है, इराक 5वां है, कुवैत 6ठा है, यूएई 7वां है, रूस 8वां है, लीबिया 9वां है, नाइजीरिया 10वां है, यूएसए 11वां है। तो ध्यान रखें कि यूएसए 11वां है जबकि कनाडा तीसरा है। यानी वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब, इसके बाद कनाडा, तब ईरान, तब इराक, तब कुवैत, तब यूएई, रूस, इसके बाद है लीबिया, तब नाइजीरिया, तब यूएसए। ये क्रम है। उसके बाद देखेंगे सवाल कौन सा है, सुमेलित नहीं है। बोलिविया टिन के लिए जाना जाता है। ब्राजील जो है लॉ एर्स के लिए जाना जाता है, सही है। मैक्सिको है चांदी के लिए जाना। पेरू जो है शोरा, जिसको कि हम बम विस्फोट के रूप में, विस्फोटक सामग्री के रूप में, ये सभी सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 72 का क्वेश्चन, कागज लुगदी बनाने के लिए कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ जरूरी है? ये पोपलर है। पोपलर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय में, मतलब खास करके कोंधारी वन में जो पाया जाता है पोपलर, उसका महत्वपूर्ण, कहीं बिना कोनधारी वन में भी पोपलर आता है। ये इसका यूज होता है खासकर कागज लुगदी बनाने में। 73 नंबर क्वेश्चन है, सबसे व्यस्तम सामुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है? देखिए यहाँ 3 सवाल को याद रखिए। ये व्यस्तम सामुद्री व्यापारिक मार्ग अगर पूछेगा, जल मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक, अगर नहर मार्ग है तो सुएज नहर, अगर नदी मार्ग पूछेगा व्यस्तम में तो वो हो जाएगा राइन नदी, जिसको कोयला नदी भी कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे नंबर 1 जो है, जो हमने कहा व्यस्तम जल मार्ग पूछ देगा, वाटर वेज पूछ देगा तो उत्तरी अटलांटिक, और यदि नहर मार्ग मानेगा तो सुएज नहर, और यदि नदी मार्ग मानेगा तो ये जो होगा नदी मार्ग के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं राइन नदी। इसका पोर्ट डायमंड का सवाल, देखिए पोर्ट डायमंड के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है, इसको देखना होगा। हम लोग पोर्ट हार्बर की चर्चा, ये डायमंड हार्बर की चर्चा है जो कोलकाता में, इसलिए इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे चूंकि अचानक सवाल मिला। नेट पर भी मैंने खोजने का प्रयास किया तो तत्काल नहीं मिल पाया, इस चीज को हम कुछ घेर रहे हैं। इसके बाद संप्राय मैदान संबंधित है किससे? तो यहाँ ध्यान रखेंगे भूपटल को प्रभावित करने वाले, मोटे तौर पर जैसे ध्यान रखेंगे, आंसर तो नदी है,
ठीक है, उसको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बता। भूपटल को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण बल हैं, एक है आंतरिक, अंदर से ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब आता है। दूसरा है बाह्य। बाह्य बल, जहां आंतरिक बल वहां उसको असमतल बनाता, वही बाह्य बल इसको समतल बनाने का प्रयास करता। बाह्य बल के अंतर्गत दो बल आता। एक है एक जिसको कहते हैं अपक्षय, जिसको विदरिंग वर्ड आता है, अपक्षय या विदरिंग, और दूसरा होता अपर्दन। तो विदरिंग जो वर्ड है उसी का अपक्षय का 3 भाग है, भौतिक, रासायनिक और जैविक, यानी कि फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग और तीसरा जो है बायोलॉजिकल विदरिंग, ये 3 भाग आता है। लेकिन जब हम इस पर चर्चा करेंगे, खास करके जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक अपर्दन पर, तो अपर्दन के 5 दूत आते हैं। 5 दूत में एक हिम नदी है, दूसरा हिम नदी, तीसरा जो है सागरीय तरंग, चौथा पवन और 5वां भूमिगत जल। तो नदी, हिम नदी, सागरीय तरंगे, भूमिगत जल और पवन, ये 5 आते हैं। तो ये जो अच्छा, ये पांचों जो है 3 प्रमुख कार्य करते हैं, अपर्दन का कार्य, परिवहन का कार्य, निक्षेपण का कार्य। लेकिन जितना प्रकार का लैंडफॉर्म्स बना है ये 2 ही भाग में बना, या तो वह बना है आपको अपर्दन से, नहीं तो निक्षेपण से। निक्षेपण से ये बना है नदी का। इसका ग्राफ कहीं मिल जाएगा, उसको याद किया जा सकता है। इसका माउंट कोसोस्कू जो किस महादेश का सर्वोच्च स्थान है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्थान है माउंट कोसोस्कू। वहाँ जो एक पहाड़ी जो है उस पहाड़ी का नाम खास करके पूर्वी, और वो पहाड़ी खनिज प्राप्ति के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेजन रॉकी, देखिए विश्व का तीसरी लंबी पहाड़ी के रूप में माना जाता है, फिलहाल नाम मैं भूल रहा हूँ। उसी की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट कोसोस्कू है, तो इसको समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में है वो। इसका वाशिंगटन डीसी के निकट कौन सा अवस्थित है, तो देखिए वाशिंगटन डीसी के पास है चेसापीक। चेसापीक के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट, इसको समझना होगा कि एक ऐसी खाड़ी है जिसको यूएसए का प्रवेश द्वार कहा था, चूंकि इसी के बाद अटलांटिक महासागर आता है, और यहीं पर जो है ना सीप का भंडार भी है, शिकारी चिड़िया भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज पोटोमैक नदी यहीं गिरती है। इसके अलावा इसके उत्तर में केप चार्ल्स यानी कि अंतरिक्ष चार्ल्स, और दक्षिण में केप हेनरी यहाँ हिलता है, मतलब ये केप हेनरी यहाँ पर खास करके अंतरिप यानी केप, जिसे कुमारी अंतरिप जो कहा गया, इसका नाम है। उत्तर में चार्ल्स और दक्षिण में हेनरी है। इसके अलावा कहा जाए 2 महत्वपूर्ण प्रांतों से राज्य से जुड़ा एक जो है वर्जीनिया, दूसरा है मेरीलैंड को ये 2 भागों में बांटता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का लास्ट में क्वेश्चन करने जा, कांगो नदी समुद्र निम्न के कौन सा कथन सही है? ये जायरे के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये अटलांटिक महासागर गिरती है। सांगो और उबंगी इसकी सहायक नदी, ये भी सही है, इसलिए आंसर ई होगा। तो खैर चलिए, आज 78 इस वीडियो से 78 नंबर क्वेश्चन को मैंने तैयार किया, उसके बाद का वीडियो को मैं आगे सवाल व्याख्या में करा रहा हूँ।